हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करते हैं। और पारा मेडिकल के लिए स्पेशल ये बुक अभी हम लेकर के बैठे हैं यूनिक। इसमें से बायोलॉजी प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न सिर्फ पारा मेडिकल के लिए नहीं, जनरल कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है, जिसमें कई प्रकार के परीक्षाओं में इस तरह के मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं जो सामान्यतः मैट्रिक स्तर के होते हैं। तो ये बहुत सिंपल और आसान सा प्रश्न है जिसको हम सभी को जानना चाहिए। तो इस पर आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके पहले भी कई सेशन में वीडियो हमने बनाया है जो पैरामेडिकल टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट में सेट किए हैं, उसको भी देख सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे देखते रहेंगे तो आपको हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने का मौका मिलेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। चरने वाले पशुओं के चारे में सेलुलोज, प्रश्न है, ऑप्शन है नहीं पच पाता है, थोड़ी मात्रा में पचता है, पशु द्वारा पचते हैं, आंत्र के जीवाणु द्वारा पचते हैं। इस प्रश्न को पूछने का मकसद ये है कि सेलुलोज जिसको जो पौधों में पाया जाता है रेशा के रूप में, क्या वो पशुओं में पचता है? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि मनुष्य में वो नहीं पचता है। हम लोग सेलुलोज अगर खाएंगे तो वो पचेगा नहीं, वो निकल जाता है। लेकिन उसको खाते क्यों हैं? तो उसको इसलिए खाते हैं क्योंकि वो रेशेदार होता है और हम जो खाना खाए हैं उसको पचने के बाद जो कूड़ा कचरा है उसको पेट से निकालने का काम वो रेशा करता है, जिसमें लिपट करके वो बाहर निकलेगा। तो रेशा इसलिए आवश्यक है आंत की सफाई करने के लिए। लेकिन क्या वो पशुओं में नहीं पचता है? हम लोगों में तो नहीं पचता है, पशुओं में भी नहीं पचता है। तो पशुओं में भी ऐसे पशु नहीं पचा पाते हैं। उसको पचाने के लिए उसके आंत में अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो उसको पचाते हैं। ऐसा बैक्टीरिया तो हमारे शरीर के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, बहुत सारे स्किन पर पनपे रहते हैं, लेकिन बहुत लाभदायक होता है तो कोई नुकसान नहीं, हानिकारक हो जाए तो बहुत दिक्कत। इसका आंसर होगा आंत्र के जीवाणु द्वारा पचते हैं। अगला प्रश्न है, वह गैस जो वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है, कौन सा गैस ऐसा है जो वायुमंडल में हो तो वो पॉल्यूशन का कारण बनता है, वो गंदा हवा के रूप में होता है? क्या क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन। तो इसमें स्पष्ट है कि नाइट्रोजन 78% होता है, ये वायु में रहना ही चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन तो ऑक्सीजन का ही O3 रूप है और ऑक्सीजन तो शुद्ध है, ये तीनों नहीं है। पहला ऑप्शन गंदा ऑप्शन है, वो सल्फर डाइऑक्साइड जो महकता भी है और वायु को पॉल्यूट करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन का नाम आपने सुना होगा। डायबिटीज इसकी कमी से होता है, शुगर बीमारी इसकी कमी से होता है। इंसुलिन जो है इसकी खोज किसने की? ऑप्शन है लाइनक, बैटिंग एंड बेस्ट, जेनर, बैक्समैन। तो इसका आंसर बी है, बैटिंग एंड बेस्ट। इसके बारे में है कि इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे यहाँ पर वो ग्रंथि होती है, पेंक्रियाज ग्लैंड, अग्न्याशय ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उससे ही निकलता है। उससे एक खास प्रकार के बीटा सेल होता है, उसमें बीटा सेल से वो स्रावित होता है। यह मुख्यतः प्रोटीन होता है और इसका काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ब्लड में हम जो खाए हुए पचे हुए भाग ग्लूकोज के रूप में ब्लड में घूमते रहता है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंसुलिन है तो स्टोर हो जाएगा, अगर नहीं है तो ग्लूकोज ब्लड में घूमते रहेगा, जिस कारण से ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है ऐसा प्रतीत होता है, उसकी बीमारी होती है। तो उसको नियंत्रित करता आवश्यक है ये। इंसुलिन की खोज कब हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई, बैटिंग एंड बेस्ट ने किया था। इंसुलिन के अगर अल्प स्रावन हो रहा है, कम निकल रहा है, बन रहा है, तो डायबिटीज बीमारी होती है जिसको मधुमेह भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, भारत में विषैले सांपों की कुल प्रतिशत संख्या क्या है? जितने भी भारत में सांप है उसमें से सभी सांप विषैले नहीं होते हैं, सभी सांप के काटने से मरते नहीं हैं लोग, लेकिन बहुत लोग डर से मर जाते हैं। सांप ने काट लिया है, सांप ने काट लिया, मर गए, हार्ट फेल कर जाता है, लेकिन विषैले कम ही होते हैं।
कितने परसेंट होते हैं? वो मात्र 35% हैं। अफ्लाटॉक्सिन क्या है? अफ्लाटॉक्सिन क्या है? अफ्लाटॉक्सिन जो है ये एक तरह से विष है जो कवक के द्वारा बनाया जाता है। कवक यानी फंगस उसके द्वारा स्रावित होता है। अफ्लाटॉक्सिन, टॉक्सिन इसमें नाम में है, टॉक्सिन का मतलब जहर ही होता है। तो कवक द्वारा उत्पन्न विष है ये। और भी ऑप्शन है एंटीबायोटिक, सांप का विष, जीवाणु द्वारा उत्पन्न विष, ये सब नहीं है। ये फंगी के द्वारा, कवक के द्वारा उत्पन्न किया गया जहर है। वही सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब पानी होता है और पोनिक्स का मतलब खेती करना, यानी कि पानी में खेती करना, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब ऑप्शन आपको देते हैं, क्या सही आंसर होगा इसका? बिना पानी की खेती, बिना खाद की खेती, बिना मिट्टी की खेती, बिना बीज की खेती। अरे भाई, बिना पानी की खेती नहीं हो सकती है, बिना खाद की खेती ये अलग चीज़ है कि खाद नहीं डाल रहा है, ऐसे नॉर्मली जो हो जा रहा है। बिना बीज की खेती, बीज ही नहीं तो खेती किस चीज़ का? तो इसमें है बिना मिट्टी की खेती, कि मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, तब पानी की ज़रूरत है। पानी में खेती करना बिना मिट्टी का, मिट्टी बेस में रहते ना, यहाँ मिट्टी है ही नहीं, जल में ही खेती कर रहे हैं, ऐसी खेती का जो विधि बनाया गया है, शुरुआत किया गया है, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो वो है 120/80। 120/80। 120 देखिए सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। जब हार्ट से जो है पंप करके पूरा शरीर में फैलाया जाता है तो ज़्यादा प्रेशर से ठेलना पड़ता है, तो 120 उसका प्रेशर है, और जब लौटता है तो वो 80 प्रेशर से आता है। तो इस तरह से 120/80 रेशियो में ये बनाया गया है। ये सामान्य है, इससे ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, इससे कम वैल्यू होगा तो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। दोनों दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अगर लो है तो कमजोरी वगैरह होगा। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है मलेरिया एस्प्रिन, कालाजार क्लोरोमाइसिटिन, एड्स ए जेड-टी, फाइलेरिया पेनिसिलिन। तो इसमें सभी गलत है, एड्स वाला सही है। एड्स के साथ ऐसी बात है कि एजेड-टी जो है एजिडोथाइमाइडिन, इसका प्रयोग HIV विषाणु जो होता है, HIV का जो वायरस होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। कैसे? इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका जो सिस्टम है जनरेशन करने का, उसको रिवर्स कर देता है, रोक देता है, उसको बहुगुणित होने से रोकता है। एक सेल कई सेल में जो बदलता है, वायरस का जो जनरेशन कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, अपनी संख्या को बहुत जल्दी बढ़ाता है, उसको ये रोकने का काम करता है एजिडोथाइमाइडिन। और इस तरह से ये मेडिसिन है एड्स का, और एड्स और एजिडी लिखा हुआ है तो ये जोड़ा सही है। अगला है केले में एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम होता है। केला में देखे होंगे विशेष प्रकार का पुष्पक्रम है, एक डंडी नुमा होता है, उसमें चारों तरफ गुच्छा गुच्छा में केला निकला रहता है, तो ये पुष्पक्रम है। तो ऐसे पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ऐसे पुष्पक्रम को कहते हैं स्पेडिक्स, स्पेडिक्स कहते हैं इस पुष्पक्रम को। और ये म्यूसेकी कुल का पौधा है। इसका केला का वनस्पतिक नाम है मूसा पाराडिसियासी। केले में विटामिन ए पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप जान लीजिए जितने भी पीला फल होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। तो केला भी, पका हुआ केला पीला होता है, इसलिए इसमें विटामिन ए होता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। केला में लगने वाला रोग अगर है कुछ तो वो है मलानी, पनामा, ये फंगस के द्वारा रोग होने वाला है, कवक के द्वारा रोग होने वाला है, मुख्य रोग है। केला के बारे में पता हो गया कि ये मूसा पाराडिसियासी इसका नाम है। ये इसका जो पुष्पक्रम है स्पेडिक्स का है।
इसमें 2 प्रकार के ये रोग होते हैं, मलानी और पनामा नहर है मलानी, और इसमें विटामिन ए और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये मुख्य रूप से केला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग ग्लोरी किस पौधे को कहा जाता है? किसका नाम है मॉर्निंग ग्लोरी? मॉर्निंग में बहुत ग्लो करता है। चंदन, यूफॉर्बिया, ट्राइडेक्स, इपोमिया परपुरिया। तो इसका नाम है इपोमिया परपुरिया का, जिसको मॉर्निंग ग्लोरी कहा जाता है, इपोमिया परपुरिया। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा कवक, कौन सा फंगस अल्कोहल बनाने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? मोरचेला, म्यूकर, ईस्ट, एस्परजिलस। ये सब कवक है, सब फंगस है। अल्कोहल बनाने में किसका उपयोग होता है? तो आप लोग हमेशा इसका विशेष नाम सुनते होंगे, ईस्ट का। यही हमेशा ज़रूरत पड़ता है कि ये अल्कोहल बनाता है, और वो भी इथाइल अल्कोहल। ईस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। ईस्ट जो है वो एक कोशिका वाला जीव है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक ही कोशिका होता है, और ये मृतोपजीवी कवक है। मृत पदार्थों पर ये डेवलप करता है, शरीर पर, मृत शरीर पर। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये स्वयं खाना नहीं बनाता है, मरे हुए चीज़ों पर ये रहता है, इसलिए अपना भोजन तो बना नहीं सकता। तो ये क्या करता है, वैसे जगह पर रहता है जहाँ इसको भोजन मिल जाए। और इसका उपयोग मुख्यतः अल्कोहल, बियर, शराब और डबल रोटी, जो ब्रेड होता है, इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये जहाँ रहता है वहाँ पे ये, क्योंकि अनॉक्सिक ये ऑक्सीडेशन करता है, रिएक्शन करता है, और ऑक्सीजन वहाँ पे अनुपस्थित रहता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। और ये सब अल्कोहलिक चीज़ है, बियर वगैरह, दारू, शराब जो पीते हैं ये सब, तो इसमें इस कवक का इस्तेमाल करता है। और डबल रोटी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे गैस जो निकलता है वो उसको नरम करने में, स्पंजी करने में मदद करता है। इसका पता जो चला था सबसे पहले किसने लगाया था? तो एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने। ल्यूएनहॉक ने ये ईस्ट का पता लगाया था सबसे पहली बार। शब्द एम्फीबिया का क्या अर्थ है? एम्फीबिया का क्या मीनिंग होता है? तो आपको पता है, एम्फीबिया जैसे ही बोलते हैं इसका मतलब पता चलता है कि 2 वातावरण में एक साथ रह सकना, चाहे इसमें चाहे उसमें। और इसका मुख्य जो उदाहरण है वो मेढक है, फ्रॉग है, जो ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। ऐसे जीव को एम्फीबियन कहते हैं, और इस ग्रुप को एम्फीबिया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ए, वे जंतु जो पानी में रहते हैं, गलत हो गया ना। वे जंतु जो केवल ज़मीन पर रहते हैं, ये भी गलत हो गया। वे जंतु जो पेड़ों पर रहते हैं, ये भी गलत हो गया। वे जंतु जो जल और थल दोनों जगह रहते हैं, उसी को तो एम्फीबिया कहते हैं। स्पष्ट हो गया यहाँ पे। एम्फीबिया जो जीव होता है वो शीत रुधिर वाला जंतु होता है, ठंडा उसका ब्लड होता है, अर्थात इसके शरीर का तापमान जो है वातावरण के साथ बदलता है। टेम्परेचर कूल रहता है। हम लोगों के शरीर का भी टेम्परेचर कूल रहता है। मौसम गर्म हो गया तो टेम्परेचर हमारे शरीर का भी गर्म हो जाता है, वातावरण के अनुकूल रहता है। ऐसे ही जीवों को शीत रुधिर या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जो हमेशा शरीर में के टेम्परेचर को बाहर के वातावरण के हिसाब से बदलता है। एम्फीबिया जो होते हैं जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम एम्फीबिया या हिंदी में उभयचर कहते हैं। इसका लार्वा को टैडपोल कहते हैं, पानी में मछली की तरह तैरता है, और इसके पास पूंछ भी पाई जाती है मछली की तरह, और यह गिल द्वारा श्वसन करता है। टैडपोल खास करके, टैडपोल मतलब लार्वा, छोटा बच्चा, और जब बड़ा होता है तो उसमें और तरीके से श्वास लेने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो ये दोनों जगह रह सकता है, इस कारण से एम्फीबिया कहते हैं। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है। किसी जीव का स्टडी कर रहे हैं, उसको मिनिमम टेम्परेचर पर रखते हैं, फ्रीज करके रखते हैं ताकि सड़े नहीं, ख़राब नहीं हो, जैसा है वैसा रहे। और ऐसी टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर स्टडी करने की विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए, एक्सोबायोलॉजी,
क्रायोबायोलॉजी, यूथेनिक्स, यूरोलॉजी। स्पष्ट है, यूरोलॉजी तो पेशाब संबंधित है और सब अलग अलग काम का है, लेकिन क्रायोबायोलॉजी जो है ये लो टेम्परेचर पर स्टडी करने को कहा जाता है। परीक्षण का जो अध्ययन करना है कम टेम्परेचर पर, उसको क्रायोबायोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी पिछले सेशन में बताए थे। ऑर्निथोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ बर्ड्स है, पक्षियों का अध्ययन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पक्षियों का, मछलियों का, चमगादड़ों का, स्तनधारियों का। तो पहला ऑप्शन हो गया, पक्षियों का अध्ययन करता है ऑर्निथोलॉजी। लॉजी जहाँ भी है इसका मतलब स्टडी होता है। डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? डायबिटीज के शरीर में कौन सा, जिसको होता है बीमारी, कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो ये बताया आपको कि वो पेंक्रियाज ग्रंथि है, पेंक्रियाज ग्लैंड, अग्न्याशय ग्रंथि, जो इनएक्टिव हो जाता है या कम काम करता है, यानी कि वो पेंक्रियाज हार्मोन जो है जितना मात्रा में इंसुलिन बनाना चाहिए नहीं बनाता है। इसी कारण से ऐसे रोगी में ग्लाइकोजन नहीं बन पाता है, ग्लूकोज घूमते रहता है, इसी को शुगर बीमारी कहते हैं। इसी तरह से मानव जाति का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे यहाँ पर था कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। प्रश्न उल्टा था कि ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो पक्षियों का अध्ययन। अब यहाँ प्रश्न उल्टा है कि मानव जाति का जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। और ये मानव जाति का अध्ययन है। मानव के लक्षणों से पता चलता है कि मानव एक कशेरुकी आदमी जीव है। कशेरुकी मतलब इनमें कशेरुक पाया जाता है। कशेरुक कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी को। हमारे पीठ पर जो है एक रीढ़ का हड्डी होता है, जिसके कारण हम ये सीधे तनकर खड़े होते हैं और ये झुक भी जाते हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो दाने दाने ऐसे मनके की तरह फिट होता है। इसी को कशेरुकी कहते हैं या वर्टिब्रा बोलते हैं इंग्लिश में। जरायुज स्तनी यानी प्लासेंटल मैमल है। इसके शरीर में प्लासेंटा होता है। नाभि से जुड़ा हुआ बच्चा माँ के गर्भ से रहता है और उसका भरण पोषण होता है गर्भ में, और जब जन्म हो जाता है तो वो माँ का दूध पी करके बड़ा होता है, इसलिए इसको जरायुज स्तनी कहा गया। प्लासेंटल मैमल्स तथा प्राइमेट प्राणी है। ये बहुत समय से इसका ये प्राइमेट प्राणी मतलब इसमें मेंस साइकिल चलता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है मानव का होमो सेपियंस है। मानव प्रजातियों के विशिष्ट अध्ययन को मानव विज्ञान कहते हैं या एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। आपको पता है कि हमारा जो जीभ है, हम खाते हैं एक मुंह से, इसी में सारे स्वाद हमको मिल जाते हैं। खट्टा, मीठा, नमकीन, तीता, कसेला, सब स्वाद मुंह में डालते ही पता चल जाता है। तो क्या ये आप जानते हैं कि हमारे मुंह में कौन सा भाग है जो मीठा के रस को एब्जॉर्ब करता है, कौन सा भाग है जो तीता को एब्जॉर्ब करता है? पता है? शायद आपको पता हो, नहीं भी हो। जीभ का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे जीभ जो है ये भाग, इसमें स्वाद का अलग अलग भाग है। कुछ भाग ये है, कुछ साइड है और कुछ ऊपर है। मुख्य रूप से 4 भाग हैं। 4 स्वाद कलिकाएं होती है। कलिका मतलब इसमें अंकुरन जो है, जो स्वाद को एब्जॉर्ब करेगा। जीभ के विभिन्न प्रकार भाग में इसका अनुभव होता है। मीठे और नमकीन के जो स्वाद है, इसका अनुभव जीभ के स्वतंत्र सिरे पर होता है, अग्रभाग में। ये जो जीभ है, इसका जो आगे वाला पोर्शन है, ये टीप, इसमें मीठा और नमकीन स्वाद पता चलता है। इसी तरह से खट्टे स्वाद का अनुभव जीभ के पार्श्व में होता है। जीभ का जो पार्श्व भाग है, किनारे,
आधा इधर आधा इधर। ये जो जीव है इसमें ये किनारा और ये किनारा, ये जो किनारे दोनों साइड है इसमें खट्टापन का अनुभव होता है। आप अचार या कुछ नींबू वगैरह खाएंगे तो इधर से आपको रस एब्जॉर्ब होता हुआ पता चलेगा साइड से। इसी तरह से कड़वे या कसेले स्वाद जो होते हैं इसका अनुभव जीव के पश्च भाग से होता है, कंठ की ओर होता है, जो यहाँ जड़ में होता है। यहाँ पर कस्सा कसेला का अनुभव होता है। तो जीव के 4 भाग हैं, चारों में अलग अलग स्वाद पता चलता है। सर्प किस वर्ग से संबंधित है? वर्गीकरण क्या किया है सभी जीवों का बायोलॉजी में अध्ययन करने की दृष्टि से, तो सर्प किस वर्ग में है? ऑप्शन मैमेलिया, इकाइनोडर्मेटा, रेप्टिलिया, एनिलिडा। तो ये मैमेलिया में तो हम लोग हैं मैमल्स, और रेप्टिलिया में आता है। रेप्टिलिया मतलब सरीसृप जो सरक करके चलता है। तो सांप भी सरक सरक के चलता है और सरकने के कारण ये सरीसृप कहलाता है, रेप्टिलिया वर्ग में आता है। इसी के जैसा थोड़ा सा अलग होता है और रिंग बना रहता है, वो एनिलिडा में काम आता है, जैसे जोकटी वगैरह। तो ये अलग अलग ग्रुप हैं। सर्प रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। ये साधारणतः स्थलवासी होते हैं, धरती पर रहते हैं, लेकिन कुछ सर्प जलवासी भी होते हैं। सरीसृप वर्ग अर्थात ये थल पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इस वर्ग को रेप्टिलिया कहा जाता है। रेप्टिलिया वर्ग में छिपकली, सांप, कच्छप, कछुआ ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मोर का, मोर मतलब मयूर, पिकॉक, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन सुनिए, पैंथोरा ट्राइग्रिस, राना टिग्रिना, पैबो क्रिस्टेसस, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस तो मानव का है, पैंथोरा टाइग्रिस तो ये टाइगर का है। इसमें पैबो क्रिस्टेसस सी नाम जो ऑप्शन था ये मयूर का नाम है। मयूर मोर जिसको पावो क्रिस्टेसस कहते हैं, भारत का ये राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व में, दक्षिण व जम्मू व कश्मीर, पूर्वी असम, मिजोरम के दक्षिण क्षेत्र तथा संपूर्ण प्रायद्वीपीय भाग में मयूर व्यापक रूप से पाया जाता है। भारत सरकार ने भी मयूर को एक संरक्षित प्राणी माना है और इसे भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। मयूर का कोई शिकार नहीं कर सकता है, अगर करता है और पकड़ा जाता है तो कानून के नज़र में दंडनीय अपराध होता है और सजा मिलती है। मलेरिया परजीवी का बीजाणु जनन होता है कहाँ? आप लोग जानते हैं कि मलेरिया होता है तो डायरेक्ट नहीं होता है, हम लोग खाते हैं, लार्वा घुसता है हमारे पेट में, वो डेवलप करता है और बीमार करता है और फिर लैट्रिन के माध्यम से बाहर चल जाता है और उस लैट्रिन पर मक्खी बैठता है और वो फिर ला करके हमारे खाने वाले पदार्थ भोजन पर बैठ जाता है, रख देता है और उस भोजन को फिर कोई व्यक्ति खाता है मुंह से और फिर वो जाता है पेट में, फिर वहाँ डेवलप करता है, बीमार करता है। ये इसका साइकिल है। तो यहाँ प्रश्न इसी से था कि मलेरिया परजीवी का बीजाणु जनन कहाँ होता है, जनन उसमें कहाँ होता है, डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो वो होता है मच्छर की अमाशय भित्ति में। मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों जैसे बाइवेक्स, ओवेल, फैल्सीफेरम और मलेरियाई द्वारा होने वाला रोग है। यह परजीवी मनुष्य के यकृत एवं लाल रुधिर कण में मादा एनोफिलिस मच्छर के अमाशय में विभाजित होकर वृद्धि कर, ये मच्छर के मुंह में जाकर के वहाँ विभाजित होता है। जब संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर किसी मनुष्य को काटती है तब उसकी लार के साथ में ये परजीवी मनुष्य के रुधिर में चल जाता है। अभी जो हमने साइकिल बताया वो डायरिया वगैरह का था, गलती हो गई। ये मच्छर के मुंह में घुसता है, उसके आंत में ये डेवलप करता है और फिर वो उसके मुंह से लार के माध्यम से किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है। जब वो मच्छर
काटता है किसी व्यक्ति को, जब काटता है तो छेद करता है, वहाँ पर से खून पीता है, इसी क्रम में लार भी वहाँ छोड़ता है, उस लार से वो प्रोटोजोआ शरीर के अंदर चल जाता है और इस तरह से व्यक्ति को वो बीमार कर देता है, संक्रमित कर देता है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? जीव द्रव्य क्या है? हमारे सेल जो कोशिका जो है, कोशिका कवर किया हुआ है, इसके अंदर पानी है, इसको जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जो है ये फिर दो भाग में बांटा गया। इस कोशिका के भीतर भी एक और घर गोला होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी पानी है और न्यूक्लियस के बाहर भी पानी है जो कोशिका के अंदर है। तो ये दोनों पानी मिल करके जीव द्रव्य कहलाता है। ये जो पानी है बाहर का, न्यूक्लियस के बाहर का, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस के भीतर जो है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म मतलब पानी, प्लाज्मा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल करके ये जीव द्रव्य कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो यही है कि ये जीव द्रव्य ही मानव जीवन का भौतिक आधार है, इसी से जीवन चलता है। वही कॉन्सेप्ट हमारे पूरे शरीर पर लागू है। ये किसने कहा था? हक्सले, मेलपीधी, रॉबर्ट हुक, पास्चर, किसने कहा था ये? तो ये कहा था हक्सले ने। हक्सले का कहना है, देखिए, जीव द्रव्य जीवन का आधार है भौतिक रूप से, यह मत हक्सले ने दिया था। जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले अर्धपारदर्शक, आधा पारदर्शी होता है, चिपचिपा और तरल जीवित पदार्थ है, इसी को जीव द्रव्य कहते हैं। सर्वप्रथम कोटो नामक वैज्ञानिक ने इस जीव द्रव्य को देखा था, सबसे पहले देखा था कोटो ने। इसके बाद चुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम सारकोड रखा। देखिए इसका कहानी है कि कोटा जानते हैं ना, तो कोटा यानी कोटो के नाम के व्यक्ति ने इसको देखा। उसके बाद चुजार्डिन ने इसका नाम सारकोड रखा और लास्ट में 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने सर्वप्रथम इस जीव द्रव्य का नामकरण किया, इसको जीव द्रव्य रखा, इसका नाम पुरकिंजे ने इसका नाम दिया। देखिए अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है। सबसे पहले किसने देखा? कोटो। सबसे पहले इसका नाम क्या था? सारकोड। ये सारकोड नाम किसने दिया? तो चुजार्डिन ने। अलग अलग क्वेश्चन है ना। इसका लेटेस्ट नाम जीव द्रव्य किसने रखा? तो वो रखा पुरकिंजे ने। कब रखा? तो 1839 ईस्वी में। ये जीवन का आधार है, ये किसने कहा? हक्सले ने। कितने क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में शामिल है। इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो स्पष्ट है कि इसका क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो आपको पता है कि इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में हम लोग ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। हम खा रहे किसी को, हमको कोई और खा रहा है, ऊर्जा चलता है। लेकिन ये ऊर्जा आ कहाँ से रहा है? इसका पहला स्रोत क्या है? तो इसका पहला स्रोत हम लोग धरती पर देखेंगे तो पौधा समझ में आता है कि पौधा अपना खाना बनाता है, उसको शाकाहारी खाता है, शाकाहारी को फिर मांसाहारी खाता है, उसको भी कोई और मांसाहारी खाता है, सर्वाहारी वगैरह। तो इस तरह से सेशन चलता है। लेकिन प्लांट्स में कहाँ से ऊर्जा आया? तो वो आया सूर्य से। सूर्य जो है वो अंतिम स्रोत है इकोसिस्टम में ऊर्जा का। ये साइंस कह रहा है अभी, ये हमारे यहाँ तो बहुत पहले कहा गया सूर्य को सृष्टि का जनक और प्रकाश का देवता, ईश्वर, इसीलिए तो इसको माना गया। इसके बिना अंधेरा अंधेरा ही है, कहीं कोई जीवन हो ही नहीं सकता। सूर्य जो है जीवन का आधार है, इसलिए हमारे यहाँ सूर्य की पूजा भी की जाती है, उसको सम्मान देने के लिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत हरे समुद्र के जल तापी पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य का प्रकाश है।
ऐसे ये कहने को तो कह सकते हैं कि धरती पर जितने जीव हैं उसके लिए स्रोत सूर्य है, लेकिन सागर के तल में, समुद्र के अंदर के जो गहराई में, वहाँ जो कुछ जीव पाए जाते हैं उसको तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य से ऊर्जा नहीं मिलता है, वो तो खाना नहीं बनाता है। लेकिन ये ऐसे सोचने के लिए डायरेक्ट तो बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक बात ये है कि समुद्र पर भी धूप का असर होता है और वो भी गर्म ठंडा होता है, भले ही सूक्ष्म मात्रा में हो, असर तो होता ही है। पारिस्थितिक तंत्र का पारितंत्र इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, इकोसिस्टम ऐसा कुछ होता है, इस चीज़ का, इस शब्द का इस जो नाम दिया है, ये किसने दिया, किसने प्रयोग किया? तो इसका नाम है टेंसले। टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है, ऊर्जा उत्पादन करने वाला घर, और केंद्रक यानी न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ऐसा कौन सा जीव है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्तनधारी, शैवाल? तो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ये सब चीज़ नहीं होती है। बैक्टीरिया कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने किया? अल्टमैन ने। कब? 1886 ईस्वी में। ये सब याद रखना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन। कब किया? 1886 में। यह कोशिका का क्या है? श्वसन स्थल है। जैसे हमारे शरीर का ये फेफड़ा लंग्स है, वैसे ही एक सूक्ष्म कोशिका का फेफड़ा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। वही श्वसन क्रिया होती है, रेस्पिरेशन वही होता है। कोशिका में इसकी संख्या कितनी है? तो कोई निश्चित नहीं है, बहुत हो सकता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? तो बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये अल्टमैन ने 1886 में खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में थी। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? समय को भी पीछे अगर बांटते जाएं तो कई काल बायोलॉजी में भी वर्गीकरण किया गया है, जैसे हिस्ट्री में किया गया है, वैसे ही जीवों की उत्पत्ति के हिसाब से फिर इसमें भी बायोलॉजी में भी कालों का विभाजन किया गया है, समय का विभाजन किया गया है। तो जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये है प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल में जीव की उत्पत्ति हुई थी। इसके बारे में डिटेल है कि प्री कैम्ब्रियन काल में रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हो गया था, जिसमें रीढ़ नहीं था, बिना रीढ़ का जीव जो था उसका प्रादुर्भाव हुआ आया। इस काल में गर्म सागरों में, जो गर्म पानी वाला, गर्म धारा वाला समुद्र है, वहाँ पर मुख्यतः नर्म त्वचा वाले, स्किन बहुत नर्म है, गर्म में तो नर्म होगा ही, रीढ़ विहीन जीव थे, वहाँ उत्पत्ति हुई। यद्यपि समुद्रों में रीढ़ युक्त जीवों का प्रादुर्भाव भी बाद में हो गया, परंतु स्थल भाग जीव रहित था। सबसे पहले बिना रीढ़ का जीव गर्म धारा के आसपास में हुआ, समुद्र के आसपास में, फिर रीढ़ युक्त जीव का और ठंडे जगह पे उत्पन्न हुआ। ठंडा में कड़ा चाहिए, टाइट हो गया, रीढ़ बन गया। उसके बाद उस समय तक स्थल पर कोई जीव नहीं था। बाद में फिर समुद्र से स्थल की ओर गति हुआ और एम्फीबियन हुआ। बाद में फिर डायरेक्ट स्थल पर रहने वाला सिर्फ जीव स्थलीय हुआ। भारत में प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली पर्वत एवं धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। अरावली पर्वत जो भारत में है वो उसी काल में उत्पन्न हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में। उसी समय जीवों की उत्पत्ति भी हुई। सबसे पुराना ये पर्वत है अरावली और धारवाड़ क्रम, ये सब पहाड़ जो है उसी समय आया था। एंजाइम किसमें नहीं होते हैं? शैवाल, वायरस, लाइकेन, बैक्टीरिया। एंजाइम का काम तो पचाने का है। कौन पचाने की, किसी को पचाने की जरूरत नहीं है, तो वायरस को पचाने की जरूरत नहीं है भाई। वायरस तो जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। वो जिंदा भी होता है और मृत शरीर भी उसका होता है। वो दोनों अवस्था में रहता है। जीवित शरीर के साथ चिपक करके जिंदा हो जाता है, मृत शरीर के पास चिपक करके मृत हो जाता है।
इनएक्टिव रहता है। ये अमर है, जिसके साथ रहता है वैसा हो जाता है, इसीलिए इसमें पचाने की जरूरत नहीं होती है। वायरस में एंजाइम नहीं पाया जाता है। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय यानी नॉन सेलुलर, इसमें सेल भी नहीं होते हैं, और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। सिर्फ इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जो किसी जीवित प्रपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं, किसी जीव के साथ चिपक करके। ये सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी है, ऐसा कहा जाता है। तो वो वायरस यानी विषाणु ही है जिसमें एंजाइम नहीं होता है। प्राकृतिक चयनवाद का मत किसने प्रस्तुत किया? सिलेक्शन ऑफ नेचर, नेचर सिलेक्शन करता है योग्यतम जीवों का, यह सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन, इसने ये सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट डार्विन इसका पूरा नाम था। ये प्रसिद्ध अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। अंग्रेजी वैज्ञानिक का मतलब इंग्लैंड के थे। इसने जैव विकास की व्याख्या अपना पुस्तक में किया था। उस पुस्तक का नाम क्या था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के पुस्तक का नाम क्या था? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था उसका किताब का नाम। उसमें उन्होंने ये व्यक्त किया था जैव विकास, कि जीवों की विकास कैसे हुई, इसकी व्याख्या उन्होंने की। जैव विकास का सिद्धांत जो है उनका, वो प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास कहला होता है, ऐसा उन्होंने सिद्धांत दिया कि प्राकृतिक रूप से उसका चुनाव होता है और वो सफल होता है, वही जिंदा रहता है। इसी को डार्विनवाद भी कहते हैं। उनका यह सिद्धांत उनके प्रसिद्ध समुद्री यात्रा के दौरान किए गए रोचक अवलोकनों पर आधारित है, और ये सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने समुद्री रास्ते पर यात्रा पर जा कर के किया था, और यही अनुभव उन्होंने लिखा था अपने पुस्तक में। तो प्राकृतिक चयनवाद, सिलेक्शन ऑफ जो है फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था। जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है कैसे? कोई भी जीवाश्म है यानी कोई भी जीव जब मर जाता है तो उसके शरीर की जो आयु है हजारों साल बाद भी अगर कोई कैलकुलेट करे तो कैसे पता चलेगा? तो वो जो पता करने की विधि है वो है रेडियोधर्मी कार्बन यौगिक की मात्रा से, कि उसके शरीर में कार्बन की मात्रा कितनी बची है। इसीलिए कार्बन डेटिंग पद्धति इसको कहते हैं। ये कार्बन के द्वारा डेट उसका पता किया जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी तुरंत बताए, होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक का नाम है। जीवाश्मिकी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। एक जीवाश्म का अध्ययन करने का अलग साइंस ही है। पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से अब तक के जैव विकास की रूपरेखा को जानने के लिए जीवाश्मों का समय निर्धारण किया जाता है, कि कुछ अगर मिला हजारों साल पुराना कहीं गड़ा हुआ तो उसका अध्ययन किया जाता है कि कितना दिन पुराना है ये। इसके लिए उन चट्टानों में कुछ ऐसे रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो हर प्रकार की वातावरणीय दशा में एक निश्चित दर पर अपने रेडियोधर्मिता खोते हैं। कार्बन 14 सबसे रेडियोधर्मी वही पदार्थ है जिसकी खोने की दर हमेशा निश्चित रहती है। उसमें लॉस जो है वो कांस्टेंट रेट से होता है। उसी के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है कि कितना बचा है उसमें। मनुष्य में लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः होती है। तो किस जीन में होता है? तो देखिए सेक्स क्रोमोसोम में होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार का होता है, एक एक्स और एक वाई। तो जीन्स के संलग्न जो होता है उसके साथ चिपका हुआ वो बीमारी किस जीन पर होता है? वो होता है वाई गुणसूत्र पर। तो देखिए ये कब कब प्रभावी होगा? जब ये लड़का होगा, एक्स और वाई, ठीक है। और एक्स और वाई जब होता है तो वाई वाला प्रभावी होता है, और जब वो एक्स किसी लड़की के साथ रहेगा तो वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वह सा बीमारी नहीं दिखेगा। समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, कभी कभी ट्विंस होते हैं, एक साथ दो बच्चे का पैदा होना। ये कब होता है? तो ये होता है फर्टिलाइजेशन तो एक बार ही होता है, लेकिन वो दो बराबर अलग अलग डिवाइड हो करके दो जनरेशन पैदा करते हैं, दो बच्चे पैदा करते हैं। इसका आंसर जो है एक निषेचित अंडा, जो फर्टिलाइज्ड अंडा है, उसमें उसका दो खंडों में विभाजन हो जाता है, और दोनों अगर अलग हो जाता है तो
2 जुड़वा बच्चे होते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें डेवलपमेंट होता है, इसके लिए वो बार बार डिवीजन होता है, लेकिन वो एक बॉल के अंतर्गत अंदर ही अंदर डिवीजन होता है, कई बार डिवीजन होता है। और उसकी संख्या 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 56, इस तरह से जो है ना 64 होते रहता है वो, और मल्टीप्लाई करके करोड़ों सेल्स हमारे शरीर में बढ़ता है। बच्चा जब डेवलप होता है तो उसके सेल इस तरह से मल्टीपल उसका डिवीजन होते रहता है, लेकिन वो एक ही गुच्छे में एक ही साथ रहते हैं, तो एक बच्चे होते हैं। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में ही अगर वो 2 सेपरेट हो जाए तो फिर ट्विंस बन जाएंगे, 2 अलग अलग बच्चे डेवलप हो जाएंगे। तो ये इसका कारण होता है ट्विंस का, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड सेल है, जाइगोट जिसको कहते हैं, उसमें एक बार डिवीजन होकर के अलग हो जाता है, और इसी कारण से वो 2 बच्चे या 3 बच्चे भी होते हैं, 4 बच्चे भी होते हैं। एक हीमोफिलिक पुरुष और एक सामान्य स्त्री का विवाह अगर हो जाए, एक पुरुष है जिसको हीमोफिलिया है, हीमोफिलिया समझते हैं ना, जिसका ब्लड जो है अगर कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, कट जाए कहीं, तो वो फिर रुकता नहीं है जल्दी, ऐसे पेशेंट को हीमोफिलिया कहते हैं, हीमोफिलिक पेशेंट। तो एक पुरुष है हीमोफिलिक और एक महिला है सामान्य, उसमें कोई हीमोफिलिक लक्षण नहीं है, इसकी शादी हो जाए तो उसके बच्चे कैसे होंगे? ऑप्शन देखिए, सभी लड़के हीमोफिलिक होंगे, सभी सामान्य होंगे, लड़कियां हीमोफिलिक होगी, सभी संतानें हीमोफिलिक होगी, क्या होगा ये बताना है। देखिए हेल्डन का मानना है कि हीमोफिलिया रोग जो है ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से आरंभ हुआ है, और हीमोफिलिया भी वंशागति वर्णांधता के समान ये आगे चलता रहता है, और ये लिंग संलग्न बीमारी है, किसी खास लिंग में ही होता है ये। इसमें भी स्त्रियां वाहक का कार्य करती है। इस रोग में व्यक्ति में चोट लगने पर आधा घंटा से 24 मिनट में जो है ये 2 से 5 मिनट समझिए रक्त का थक्का बनता ही नहीं है। थक्का ही नहीं बनेगा तो ब्लड रुकेगा कैसे? स्त्रियां इसमें वाहक होती है, कारण देखिए ये एक्स क्रोमोसोम पर है, एक्स क्रोमोसोम पर ये रहता है, तो लड़का जब होगा तो एक ही एक्स और एक वाई होगा, तो एक्स वाला डोमिनेंट हो जाता है अकेले, उसको कंट्रोल करने कोई नहीं रहता है, तो हीमोफिलिक पुरुष होता है। लेकिन जब लड़की एक नॉर्मल व्यक्ति से, नॉर्मल फीमेल से शादी होती है, तो लड़कियों में क्या होता है, डबल एक्स होता है, एक्स एक्स 2 क्रोमोसोम होता है सेक्स वाला, और लड़कों में एक एक्स एक वाई होता है, तो एक्स वाई दोनों अलग हो गया, उसका एक्स एक्स अलग हो गया। अब ये एक्स जो बीमार है हीमोफिलिक, और लड़कियों का जो एक्स एक्स अलग हुआ है, दोनों नॉर्मल है, तो वो एक्स और ये एक्स अगर मिलता है तो एक एक्स नॉर्मल हो गया, एक एक्स हीमोफिलिक हो गया, तो हीमोफिलिक का असर जो है वो डाउन हो जाता है, और नॉर्मल एक्स जो है ये काम करता है, तो शरीर में हीमोफिलिक लक्षण नहीं दिखता है। तो लड़कियां अगर एक्स एक्स वाली हो गई ऐसे पुरुष का, तो उसमें हीमोफिलिक लक्षण नहीं दिखेगा, वो कैरियर होगा, उसमें रहेगा गुण लेकिन वो दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो वाई वाला होगा, ठीक है, लड़का का वाई वाला और नॉर्मल लड़की का एक्स, तो एक्स और वाई तो कोई बीमारी है नहीं, तो वाई और एक्स ये भी नॉर्मल होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। तो बीमारी कब होगा ये, जब हीमोफिलिक लड़की भी होगी और हीमोफिलिक लड़का भी होगा, और हीमोफिलिक एक्स और इसका एक्स दोनों मिल जाएगा, तो डबल एक्स अगर हो जाएगा तो वो लड़की पूरी तरह से हीमोफिलिक होगी। और अगर कोई नॉर्मल लड़की है या तो एक्स एक्स वो कैरियर होगा। मतलब क्या है कि सिर्फ लड़कियां ही हीमोफिलिक हो सकती है, अगर हीमोफिलिक माँ होगी तो, नहीं तो नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है सभी सामान्य, यही सही होगा। इसको आप बढ़िया से क्रॉस करके समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हमने समझाने की कोशिश की है। एस्केरिस पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है एस्केरिस? पशुओं की आंत में, मनुष्य की आंत में, सुअर की पेशी में, मनुष्य की आंत में। तो ये हमारे मनुष्य जो है हमारे ही आंत में पाया जाता है एस्केरिस। एक तरह का जोंक है, कभी कभी किसी का पेट से जोंक निकलता भी है लंबा लंबा, तो वो एस्केरिस है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपीकल्चर।
एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी क्या है? तो एक संघचारी कीट है। ये ग्रुप में रहता है, संगठन बना के रहता है, अर्थात समूह में रहता है। एक उपनिवेश या कॉलोनी बना के रहता है। इसका निवास मधुमक्खी का छत्ता कहलाता है। जिस जगह रहता है उसको छत्ता बना के रहता है। मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? शहद, जिसको मधु भी, हनी भी कहते हैं। और वो छत्ता जो बनाता है उसको मोम कहते हैं, उससे मोम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लाह उत्पन्न होता है। लाह आप जानते हैं ये किस चीज से उत्पन्न होता है? लाह जो है पेड़ की छाल से, कीटों के अंडाशय से, कीटों के मल पदार्थ से, कीटों के शरीर के स्रावन से लाह कहाँ से निकलता है? तो इसके बारे में आपको पता है क्या? तो लाह के बारे में आप सुने होंगे कि लाह महाभारत काल में इसका चर्चा है कि जब पांडवों को दुर्योधन जलाकर मारना चाहता है तो लाख का घर बनाता है, यानी लाह का। और ये इतना ज्वलनशील होता है कि जरा सा माचिस पड़े तो ये जल जाए, पिघल करके ख़त्म। इसी का घर बनाया, या घर बनाए इसका लेप लगा दिया और आग लगा दिया कि सारे पांडव जलकर मर जाए। लेकिन ऐसे बच गए, गुफा निकाल कर बना करके निकल गए। आज भी लाख का प्रयोग होता है। महिलाएं उस लाख का ही चूड़ी पहनती है। अब लाल लाल पहनते हैं चूड़ी, लाख का शंखा वगैरह बोलते हैं। उसी लाख का सिल करने में प्रयोग होता है, चाहे पैकेट या कुछ कोई सिल करना हो मोहर लगा करके, तो वो लाख का ही प्रयोग होता है। उसका कैंडल मिलता है, उसको पिघला पिला करके चिपकाया जाता है। चिपकने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है फिर, और जलते समय बहुत नरम हो जाता है। तो ये जो है एक लाह का कीट होता है, वो शरीर से स्रवण करता है, लिक्विड निकालता है, उसी से लाख बनता है। मलेरिया रोग का कौन सा वेक्टर है? वेक्टर का मतलब होता है इसका कैरियर, इसको ढोने वाले, इसको ले जाने वाले। तो वो है मादा एनोफिलीज मच्छर। यही मलेरिया रोग को ढोने का काम करता है। मलेरिया में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संक्रमण जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से होता है। मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मैकुलॉज ने किया था। मैकुलॉज 1827 ईस्वी में। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और इस कारण से रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन ये सब दवाई लेना चाहिए, इसी से लाभ होता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडी होता है। माँ का जो शरीर होता है उसमें जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो उसके दूध में आ जाता है। लड़ने की क्षमता सिपाही तो एंटीबॉडी है, वो दूध में रहेगा तो बच्चों में डायरेक्ट वो एंटीबॉडी जाएगा। बच्चे में एंटीबॉडी बनेगा तो बचपन से स्वस्थ रहेगा, रोगों से लड़ सकेगा। आजकल की माँ जो है बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, ऐसे में उस बच्चे में एंटीबॉडी जो जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, तो वो कमज़ोर होता है और इस कारण से बीमारी उस पर जल्दी जल्दी अटैक करता है। तो बचने के लिए फिर बाहर का मेडिसिन, बाहर का वैक्सीन ये सब लेना पड़ता है। माँ का सबसे अच्छा वैक्सीन तो था प्रकृति के द्वारा उपलब्ध, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, नहीं लेते हैं। इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है माँ के दूध में। कॉड लिवर तेल प्रचुर मात्रा में किस इसका स्रोत है या क्या पाया जाता है? तो कॉड लिवर ऑयल जो है इसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? मछली भी जहरीला होता है, जान लीजिए। अब सब लोग मछली खाते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली सब मछली विषैला नहीं होता है, या जहर उसमें होता है तो बहुत नाम मात्र का असर नहीं करता है। लेकिन सबसे विषैली मछली समुद्र में होती है कौन सा? ऑप्शन सुनिए, स्टोन मछली, विद्युत मछली, समुद्री घोड़ा, आरा मछली। तो ये जो स्टोन मछली है ये सबसे विषैली मछली है। अगला प्रश्न है, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है, जोर से चिल्लाता है, क्यों? वो इसलिए कि वाक कोष्ठ जो है वोकल सेक के कारण उसका जो यहाँ गला होता है वो बड़ा होता है, इसलिए वो ढेर आवाज़ से चिल्ला सकता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकली का अध्ययन जो है वो सौरोलॉजी कहलाता है। सौरोलॉजी।
छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी कहलाता है। और भी आगे बढ़ें या फिर सोच रहे हैं छोड़ दें? तो अब लगता है कि अगले सेशन में इसको करेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे जल्दी से इसको बोलकर ख़त्म भी कर सकते हैं। अभी सारे कई प्रश्न हैं, इसको शॉर्ट में ले लेते हैं। जैसे है, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो करैत है। नाग सर्प यानी कोबरा का विष प्रभाव जो करता है, कहाँ करता है? अगर नाग कोबरा किसी को काट ले तो उसका प्रभाव कहाँ पर होगा? तो देखिए, इसका प्रभाव होता है तंत्रिका तंत्र पर, यानी नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करता है, ब्रेन को ही डैमेज कर देगा, सेंसेशन को कंट्रोल कर लेगा। कुछ का जहर जो है हार्ट अटैक कर देता है, कुछ का जहर क्या करता है कि ब्लड को जाम कर देता है, जमा देता है। तो जहर का अलग अलग प्रकार का काम है, सभी से मर सकता है व्यक्ति। तो ये कोबरा नाग का जो सर्प होता है, इसका जो जहर है ये हमारे ब्रेन और ब्रेन से निकले हुए नर्व को डैमेज करता है और इस तरह से मार देता है। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। विष ग्रंथि सांपों में होता है, कहाँ होता है जानते हैं ना? उसके मुंह में होता है, और मुंह में बगल में विष की थैली होती है। तो वो है क्या? एक्चुअल में वो लार ग्रंथि है। मुंह में तो लार ग्रंथि न होती है, लार ग्रंथि से लार निकलता है, उसी में से एक लार जो है लार ग्रंथि वो विष ग्रंथि बन जाती है, उससे लार नहीं निकल कर जहर निकलता है। तो वो लार ग्रंथि का ही परिवर्तित रूप है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? विटामिन डी का संश्लेषण निर्माण कहाँ पर होता है? सूर्य की सहायता से। तो आप लोग को याद होगा कि सभी लोग कहते हैं, डॉक्टर्स भी, आप लोग पढ़ते भी होंगे बचपन में, कि सुबह सुबह का धूप लेना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, ठंडे में 7 बजे तक, ठंडे में 9 बजे तक, गर्मी में 7 बजे तक। क्यों? क्योंकि धूप का रोशनी हमारे शरीर पर पड़ेगा तो विटामिन डी बनेगा, यानी कि स्किन पर अगर धूप पड़ता है तो स्किन में ही विटामिन डी बन जाता है। और यही प्रश्न था। तो त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है अभी वर्तमान में? ऐसे आप लोग बहुत सारे फिल्म में देखे होंगे, वेस्टर्न फिल्म, जिसमें आपको बड़ी बड़ी डायनासोर और उससे बड़ा बड़ा सब चीज़ दिखाया होगा। लेकिन वास्तव में अभी जो पक्षी सबसे बड़ा है वो कौन सा है? तो कीवी, पेंगुइन, बाज, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग पक्षी सबसे बड़ी अभी उपलब्ध है। सबसे छोटी पक्षी कौन सा है अभी वर्तमान में? तो वो है हमिंग बर्ड्स, हमिंग पक्षी, करने वाला। निम्न में कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे? पक्षी विज्ञान का विशेषज्ञ ऐसा कौन व्यक्ति था? तो डॉक्टर सलीम अली, ये बर्ड विशेषज्ञ थे, बर्ड स्पेशलिस्ट। ये पक्षियों की भाषा से लेकर के उसके सारे गुण धर्म सबको जानते थे ये। और आपको पता है कि एक फिल्म अभी आया था 2-4 साल पहले अक्षय कुमार का, और वो शायद रोबोट 2 आया था, हाँ रोबोट 2 करके आया था। वो जो है 2.0, उसमें ये दिखाया था कि कैसे जो है ये हम लोग मोबाइल वगैरह चलाते हैं, टावर गड़ा रहे हैं, तो इससे जो है बर्ड्स जो है इसके रेडिएशन से प्रभावित होता है। और वो कितना खतरनाक हो गया था, वो मैसेज देने की कोशिश की गई थी उस फिल्म में। तो वो बर्ड विशेषज्ञ कौन था? तो डॉक्टर सलीम अली। रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड ग्रुप किसका दिया जा सकता है? ए बी तथा ओ, ए तथा बी, केवल ए तथा ओ। तो भाई जान लीजिए कि जो ब्लड ग्रुप है उस सेम ब्लड ग्रुप तो ले ही सकता है। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है तो ए का तो ब्लड ग्रुप ले सकता है, स्पष्ट हो गया। उसके बाद एक यूनिवर्सल डोनर होता है ओ सबको दे सकता है। तो ये ए जिसका ब्लड ग्रुप है ये ओ से भी ले सकता है, और ए ब्लड ग्रुप इसका सेम टू सेम है तो ए वाला से भी ले सकता है। इसलिए डी आंसर हुआ इसका। ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ए तथा ओ हो गया। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो थोड़ा देर पहले बताए 46 होता है। इसमें 46 में 44 जो है ऑटोजोम कहलाता है, और 2 जो क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। क्रोमोसोम को ही हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। इस तो 46 टोटल हो गए, 2 सेक्स क्रोमोसोम और 44 जो है ये ऑटोजोम्स है, जो काई क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, शरीर को बनाने वाले।
इसी को जोड़े में अगर कहते हैं, 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम और 23 जोड़ा ऑटोजोम्स होता है। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्ण से अंधा है, कलर से अंधा है, ब्लाइंड है, तो कौन सा कलर नहीं दिखता है? उसको दिखता है हरा और लाल, ये नहीं दिखता है। हरा रंग और लाल रंग ये दोनों उसको ब्लैक दिखता है। रंग तो दिखता है लेकिन ये हरा है या लाल है या काला है, इन तीनों रंग में फ़र्क नहीं कर पाएगा। तीनों कलर एक ही जैसा दिखेगा और वो है ब्लैक, यानी कि इस दोनों में फ़र्क नहीं कर पाता है। तो इस सेशन में इतना ही प्रश्न रखते हैं। आगे का जो सेशन और लेंगे उसमें अन्य और प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इसके बारे में बता दें कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जाति विशेष के पौधे अथवा जंतु कोशिकाओं में गुणसूत्र सदैव निश्चित संख्या में होते हैं। किसी भी जाति वर्ग का जीव हो, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा सदैव बराबर होती है। इस संख्या को गुणसूत्र संख्या कहते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण जो है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। गुणसूत्र बनता किससे है? तो क्रोमैटिन इससे बनता है, जो मुख्य रूप से हेट्रोक्रोमेटिव तथा यूक्रोमेटिन 2 प्रकार के होते हैं। हेट्रो और यूक्रोमेटिन 2 प्रकार के क्रोमेटिन होते हैं। तो इस दोनों से ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम बनता है। तो आज इतना ही, और जो है 8 सेट और रहा है, तो 8 ढंग 80 प्रश्न और है, और उसको कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में उसको देख लें। उसके बाद फिर अन्य सब्जेक्ट पर, GK/GS पर या अन्य किसी सब्जेक्ट पर प्रश्न रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब एंजॉय करते होंगे। जो प्रश्न का आंसर दिए बहुत सुंदर, जो नहीं दिए वो भी बहुत सुंदर, आप सीख गए होंगे। एक बार में नहीं हो पाता है तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। और आगे भी बने रहने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिएगा घंटी वाला, और इससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको तुरंत आप क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव हमसे बात कर सकते हैं, और जो मन में सवाल है वो पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।